जब आपको मॉक्स में स्कोर नहीं आएगा तो आपको डाउट होगा कि अब तक मैं जिससे पढ़ता हुआ आया हूँ शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग दोबारा सिलेबस कंप्लीट करने लग जाते हैं किसी और टीचर से, इसलिए उनका सिलेबस ही 2-3 साल तक कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो क्या माइंडसेट होता है उस टाइम जब सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कैसे फिर संभालते हैं अपने आप को? आपका क्या माइंडसेट था उस टाइम? मेरा एक छोटा मतलब इतना पतला रजिस्टर है, वो अर्थमेटिक और एडवांस का दोनों मेरे इतना। उसमें सारा कुछ आ गया? जी सर। तो फिर काफ़ी इजी हो जाता होगा रिवीजन करना? बिल्कुल सर, सुबह आप क्लास देखिए, उसके नोट्स बनाइए और शाम को इन्हीं नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए। डेली का इतना ही काम होता है, डेली इतना ही काम आपको करना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी इस बीच ना एक डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, वेब सीरीज़, मूवीज, ये सारी चीज़ें। कैसे इनको आपने टैकल करा कि भाई नहीं अभी मुझे 8 घंटे पढ़ना है अपना, उसके बाद ये सारी चीज़ें करेंगे? आपको मेक श्योर करना है कि अगर ऐसा कोई फ्रेंड भी है आपके पास जो अब इतना सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, तो उनको आपको फिल्टर आउट करते रहना होगा। तो 4-5 सब्जेक्ट हो गए ओवरऑल, कैसे पूरा मैनेज करिए? रूटीन कैसे बनाए वो पूरा दिन का? देखिए 2 फेजेस होते हैं। हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं एसएससी फैक्ट्री पर। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ प्रतीक हैं। एसएससी सीजीएल 2025 से इनका सिलेक्शन हुआ है और ऑल इंडिया रैंक 722 रही है, राइट? पहले इनकी 722 थी, अभी इम्प्रूव होके जब फिर से जो फाइनल रिजल्ट आया 712 होगी। तो आज इनकी जर्नी हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके का इनका सफर रहा, कैसे इन्होंने तैयारी करी, क्या इनका बैकग्राउंड है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे तो बहुत कुछ हमें भी समझने और सीखने को मिला। तो ऑब्वियस है कि इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखेंगे ताकि आप भी बहुत कुछ सीख पाएंगे और आपकी आने वाली जर्नी बेहतर हो पाएगी और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और आप सभी लोगों को बता दूं, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं अभी एसएससी फैक्ट्री के नाम से ही। तो व्हाट्सअप पे चलता है, तो आप व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे मैसेज करेंगे तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रतीक, स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर सक्सेस। थैंक्स अ लॉट सर। चलिए थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड बताइए बच्चों को कि क्या बैकग्राउंड है आपका, पढ़ाई लिखाई का भी और आपका फैमिली बैकग्राउंड भी। जी सर। सर मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग हुई है वो मेरे होम टाउन से ही हुई है, जो कि है पलवल फ्रॉम हरियाणा। ओके। तो वहाँ से मेरी जो इनिशियल जो स्कूलिंग हुई है वो मेरी एक ही स्कूल में रहा हूँ मैं शुरू से ही, जो कि गुलाब प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल है वहाँ। तो जब 10th तक मैंने वहाँ से स्कूलिंग कर ली, तो उसके बाद मुझे जब स्ट्रीम चुनने का मौका मिला तो वहाँ पे मेरे माइंड में था कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है। तो उस वजह से मैंने आर्ट स्ट्रीम को ऑप्ट किया। ओके। तो जब 12th ओवर होने तक आई तो वहाँ तक भी यही था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। और फिर जब कॉलेज सिलेक्शन की बात आई तो वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था उस टाइम पे। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। मैं और मेरे कुछ और भी दोस्त थे, मेरे क्लासमेट्स, हम सभी ने मोतीलाल नेहरू कॉलेज में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो कॉलेज के दौरान ही जब यूपीएससी के बारे में थोड़ा और जाना, थोड़ा और इन डेप्थ जाना, क्योंकि पहले तो ऊपर ऊपर से ही इन्फॉर्मेशन जानते थे, लेकिन जब थोड़ा और डेप्थ में गई कि किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, कितना टाइम लगता है, कितना वास्ट सिलेबस है और कितनी अनसर्टेनिटी इस एग्ज़ाम में रहती है, तो ऐसा फील हुआ कि शायद ये एग्ज़ाम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि, और थोड़ा लक भी यूपीएससी में आई थिंक ज़्यादा मैटर करता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और यूपीएससी का सिलेबस भी ऐसा ही है कि अगर आप एक बार उसमें घुस गए तो किसी और फील्ड में आपको जा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब और थोड़ा एक्सप्लोर किया कि और कौन से एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जिनकी तरफ मैं जा सकता हूँ, तो एसएससी सीजीएल ऐसा एग्ज़ाम निकल करके आया जिसकी प्रिपरेशन और भी काफ़ी सारे मेरे दोस्त कर रहे थे। तो जब उनसे थोड़ी बातें करी कि इसका सिलेबस कैसा होता है, तो तब जानने को मिला कि हाँ ठीक है, कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तरफ मैं जा सकता हूँ यूपीएससी के पहले। और जब इस एग्ज़ाम को मैं निकाल लूँगा तब शायद मैं यूपीएससी की तरफ जा सकता हूँ और उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मुझे भी लगता है बेहतर डिसीजन है, क्योंकि अभी आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि एक फाइनेंशियल बर्डन और एक वो सक्सेस वाला कि भाई कुछ हुआ नहीं है लाइफ में, तो वो हो चुका है अभी, है ना? आप सीजीएल सेलेक्ट हो गए तो अभी और बेहतर पढ़ सकते हो। जी सर। यूपीएससी का ऐसा एग्ज़ाम है ना कि आप कुछ टाइम में अगर आपने क्रैक कर लिया तो ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होने लगता है कि अब अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो आई थिंक पहले आपका एक अगर बेस रेडी हो, आपका एक सपोर्ट सिस्टम पहले से रेडी हो, तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो यूपीएससी में। तो और यूपीएससी में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपका हर साल की अलग तरीके से ही तैयारी होती है। एसएससी में क्या, एक बार अगर आपने सिलेबस कर लिया तो ठीक है, आप इस बार नहीं तो अगली बार हो ही जाएगा फाइनल। और सिलेबस भी काफ़ी जल्दी हो जाता है एसएससी का, उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करनी होती है और वो इजीली आप कम टाइम में भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत कम भी पढ़ें यूपीएससी के कंपैरिजन में तो भी आपको सिर्फ रिवीजन ही करनी होती है और मॉक्स लगाते रहना होता है, उसी में आपका हो जाता है, एग्जाम करेक्ट करने लायक आपकी प्रिपरेशन बनी रहती है। ओके। चलिए, तो इसका रिजल्ट के बारे में थोड़ा बताओ। मतलब आप 22 साल के थे, है ना? जी सर। अभी एज आपकी और बढ़ गई है जब से रिजल्ट आया तब से। तो 22 साल की एज में आपने सीजीएल क्रैक कर दिया। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। जी सर। कैसा लगा आपको रिजल्ट? किसने बताया आपको? फैमिली के क्या रिएक्शन है? अब मतलब आप सेटिस्फाइड हैं इस पोस्ट से और ये रिजल्ट से? जी सर।
जब सर रिजल्ट आने वाला था तो उन कुछ दिनों में पहले तो काफ़ी ज़्यादा वेट हम लोग कर रहे थे, टेलीग्राम पे डेली डिस्कशन होता था कि आज आएगा या कल आएगा, कब आएगा। तो जिस टाइम पर रिजल्ट आया उस टाइम एक्चुअली मैं जिम में था। ओके। तो मैं जिम में ही मेरे पास दोस्तों का कॉल आया कि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आया है और उन्होंने बोला कि तू जल्दी बाहर आ और हम लोग कहीं चलेंगे, पार्टी करेंगे और तब हम तुझको बताएंगे तेरी रैंक क्या आई है, क्या रिजल्ट तेरा आया है। तो मैंने तो तब तक देखा भी नहीं था कि मेरी क्या रैंक है, क्या रिजल्ट है, क्या पोस्ट मुझे मिली है। तो फिर मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकला और दोस्तों के साथ, 2-3 मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं बाहर कहीं गया, कहीं रेस्टोरेंट में गया। वहाँ पर हम सब ने बैठ करके रिजल्ट देखा। उन्होंने मुझे बताया कि तेरी 722 रैंक आई है, पहले 722 थी और तुझे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिल चुकी है। तो फिर वहाँ पर मुझे पता चला और वहाँ पे फिर उन सबको मैंने पार्टी दी ऑन द स्पॉट। और फिर वहाँ से जब मैं घर आया तो मैंने फैमिली के साथ रिजल्ट देखा। फिर वहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, फिर धीरे धीरे सारे रिलेटिव्स को पता चला, उनको मिठाइयाँ भिजवाई। तो वो सब माहौल फिर घर में रहा। ओके, घर में कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में सर मैं, मेरे मम्मी पापा, बस। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है। ओके, क्या करते हैं पापा? पापा सर फार्मर है। फार्मर जी है, सर। बहुत बढ़िया। काफी खुश होंगे रिजल्ट के बाद। जी सर, बहुत खुश है। ओके, अभी ना आपकी तैयारी पर हम आते हैं ना, तो जी सर। जैसे जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, डाउट होंगे कि भाई कैसे तैयारी करें, कौन से बेस्ट टीचर हैं, जी सर। पहले सिलेबस को समझा होगा। तो वो शुरुआती फेज का थोड़ा बताओ कि कब स्टेबिलिटी आई पढ़ने पे कि भाई अब मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है, अभी मैंने सारा कुछ समझ लिया है। तो शुरुआती दिनों के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे आप पहुंचे इस स्टेज तक कि 8 घंटे 10 घंटे अब मुझे बैठ के पढ़ाई करनी है। जी सर। सर जब सबसे पहले एसएससी के बारे में मैंने जाना कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको जानने के बाद मुझे लग गया कि हाँ, इंग्लिश में आराम से कर लूँगा, रीजनिंग भी कर लूँगा और जीएस भी हो ही जाएगी इवेंचुअली। पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट मेरे लिए था वो मैथ्स था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी मैथ्स का नहीं रहा था। मैंने आर्ट्स ऑप्ट किया था, तो काफ़ी साल हो गए थे, मैथ्स से मेरा टच खत्म हो चुका था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही थी कि मैं मैथ्स को कैसे टैकल करूँगा। तो जब मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात करी जो ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम भी एसएस भारती सर से पढ़ रहे हैं, वो मुखर्जी नगर में ऑफलाइन कोचिंग देते हैं, आप चाहें तो उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिर मैं मुखर्जी नगर गया और मैंने एसएस भारती सर की कोचिंग ज्वाइन करी। ओके। हाँ। तो वहाँ से जो मेरा मैथ्स का जो बेस था वो दोबारा से बिल्ड होना चालू हुआ, क्योंकि जब मैंने मैथ्स छोड़ी थी उस टाइम तक मैं ठीक था मैथ्स में, पर बीच में काफ़ी गैप आ गया था। तो जब एस भारती सर से मैं पढ़ा, तो वहाँ पर मुझे जो चीज़ें मैं भूल चुका था, जो छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें होती हैं, वो भी मुझे वहाँ पे फिर याद आने लगी। तो वहाँ पे आई थिंक मुखर्जी नगर में मैंने 3-4 महीने वहाँ पे मैं रहा था और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब जो मेरा मैथ्स है वो इस लेवल पे आ चुका है कि अब मैं बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में अब मैं किसी और टीचर से अच्छे से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि एस भारती सर का जो बैच है वो काफ़ी लंबा चलता है, करीब 1.5-2 साल तक तो आराम से चलता है। तो आई थिंक मुझे लगा कि इतना टाइम अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में दूंगा तो बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं कवर कर ही नहीं पाऊंगा। तो फिर वहाँ से मैं वापस अपने घर पे आया और वहाँ पे फिर मैंने मैथ्स के साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी कोचिंग भी ज्वाइन करी और वहाँ से फिर जो मेरी एसएससी की ग्रोथ थी वो एक्चुअल में चालू हुई। ओके, आपको क्या लगता है ये ऑफलाइन कोचिंग को आप ज्वाइन करना आपका सही डिसीजन था? अब अगर मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो आई थिंक वो इतना सही डिसीजन मेरे लिए नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम मेरा वहाँ पे वेस्ट हुआ। मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वेस्ट हुआ, क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी, जो चीज़ मैंने वहाँ पर सीखी, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक था तो मुझे मैथ्स को इम्प्रूव करना था, तो वो मेरा वहाँ पे हो गया था। शायद अगर मैं वो चीज़ ना करता, तो अगर मैं घर पे ही शुरुआत से ही किसी और टीचर को फॉलो करता तो शायद उतने बेहतरीन तरीके से मैं नहीं समझ पाता। लेकिन मैं बाकी लोगों से कहूँगा कि अगर आपकी मैथ्स ऑलरेडी ठीक है, या अगर आपको मतलब ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ठीक है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग की बजाय ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपका टाइम सेव होगा एक्चुअली, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आपका मतलब 1 घंटा तो आपका आने जाने में ही निकल जाता है कोचिंग में, और कभी टीचर लेट आ रहा है तो कभी कुछ। आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन में आप वीओडी बैच ले सकते हैं लाइव की बजाय, क्योंकि अगर लाइव लेंगे तो क्या फ़र्क ही रहेगा कि आप ऑफलाइन ले या लाइव ले, एक ही बात रह जाती है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन वीओडी बैच लीजिए घर पर। घर पर भी अगर आप घर पर रह सकते हैं तो ठीक है, या फिर अगर घर में आपका ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि मेरे घर में तो माहौल था पढ़ने का, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। लेकिन अगर घर में आपका माहौल नहीं है तो आप पास में ही कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबली ऑनलाइन जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अभी आपका हम स्ट्रेटजी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो इससे पहले वाला जो अटेम्प्ट था उसमें क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ऐसी गलतियां रह गई कि उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया आपका? जी सर। सर इससे पहले वाला जो अटेम्प्ट था 2024 वाला, तो उस टाइम पर मुझे लग तो रहा था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जब प्री की डेट्स आई थी उसकी, तो प्री से आई थिंक 2-3 महीने पहले तक मेरा स्कोर ऐसा रहता था कि 125-130 स्कोर मेरा रहता था। पर जैसे जैसे प्री नज़दीक आया था तो प्री से पहले मेरा स्कोर 150 क्रॉस कर जाता था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा प्री तो आराम से हो ही जाएगा। फिर जब प्री हुआ
तो प्री होने के बाद फिर जब मैं मेंस की तैयारी करने लगा तो वहाँ पर भी मेरा ऐसा स्कोर आ रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट था कि एक अच्छी पोस्ट मुझे मिल जाएगी। लाइक 320 330 मेरा स्कोर आराम से आ रहा था। लेकिन सबको पता है कि 2024 में जो एसएससी के साथ हुआ था उसको लेकर के काफ़ी बाद में प्रोटेस्ट भी हुए थे, तो काफ़ी गलत हुआ था वो, और मेरी जो शिफ्ट थी उसके साथ तो और ज़्यादा गलत हुआ था मेंस के टाइम पे। तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मुझे नहीं मिल पाया था जो कि बाकी लोगों को मिला था, और शायद मेरी तरफ से भी कुछ मिस्टेक्स रह गई थी। जैसे इंग्लिश जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक अच्छी रैंक सिक्योर करने में, वो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी सिली मिस्टेक कर दी थी, और जितना स्कोर मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद क्लोज टू परफेक्ट स्कोर मेरा आना चाहिए, वो मेरा नहीं आ पाया था। मेरा 120 स्कोर ही रह पाया था उसमें आउट ऑफ 135। तो कुछ मिस्टेक्स मेरी तरफ से हुई थी, कुछ मिस्टेक्स एसएससी की तरफ से हुई थी, जिस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया था। हाँ, लक भी वेरी करता है जी इसमें, सर। है ना। अच्छा, जब सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी एग्जाम में, राइट, तो उसके बाद आपको पता है कि अभी 1 1.5 साल और हमें देना जी पड़ेगा और सर। ये बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, तो क्या माइंडसेट होता है उस टाइम जब सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कैसे फिर संभालते हैं अपने आप को? आपका क्या माइंडसेट था उस टाइम? कैसे सोचा समझा कि नहीं भाई और पढ़ेंगे अभी 1 साल 1.5 साल एसएससी का करना है? बहुत सारे बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं या फिर किसी और दूसरे फील्ड में एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, क्योंकि पहले से इतना पढ़ा है उन्होंने, फिर वही सेम चीज़ पढ़ने का उनका मन नहीं करता है, राइट। तो कैसे वो सब करा आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी इस सिचुएशन में भी होंगे 2025 के बाद। जी सर। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि आपके एग्ज़ाम आपका बिगड़ जाता है, या जिस एग्ज़ाम से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती हैं, तो पहले तो आप काफ़ी उदास हो जाते हो, आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो। तो 1 2 महीने तो आपके उसी में निकल जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन उसके बाद जब आप आराम से काम हो करके उस चीज़ को एनालाइज करते हो, तो आपको पता चलता है कि ये मेरा क्यों नहीं हुआ, क्यों मैं फेल हो गया इस चीज़ में। तब आपको ये समझ में आता है कि क्या ये मेरी गलती थी या किसी और की गलती थी या मेरे लक की गलती थी जो ये नहीं हो पाया। तो वहाँ पर मैंने पाया कि यहाँ पे कुछ मेरी गलती थी जिसको मैं डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकता हूँ, और कुछ सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिली कि एटलीस्ट मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी इस चीज़ में, और अगर मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर लेता हूँ तो अगली बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया, और जब तक मतलब आप उस चीज़ से कोप अप करते हो तब तक अगले एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन भी आने लग जाती है, अगले एग्ज़ाम पर भी आप मूव ऑन कर जाते हो। तो हाँ। ओके, अभी इस तैयारी के दौरान जर्नी में आपका गाइडेंस कहाँ से आपको मिल रहा था? क्योंकि टीचर तो पढ़ा ही रहे होते हैं बट उनसे डायरेक्ट 1 to 1 आप बात नहीं कर सकते, अब आपके मन में कई डाउट आते हैं, तो वो कहाँ से क्लियर करते थे आप? कोई और भी ऐसा बड़ा भाई, बड़ा दोस्त, मतलब दोस्त आपका फ्रेंड कोई था जो तैयारी में आपको हेल्प कर रहा था? सर, जब मैं मुखर्जी नगर गया था तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे मेरे दोस्त बने थे। तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो 1 साल मुझसे पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उनसे काफ़ी अच्छी मेरी दोस्ती हो गई थी, और जब मैं घर पर भी आया था तो भी उनके साथ कनेक्शन मेरा बना हुआ था। तो एक तो ऐसा मेरा दोस्त था, उससे मतलब हर हफ्ते मैं एक बार कॉल करता था, और पूरे हफ्ते जो भी हमने किया था हम साथ में डिस्कस करते थे, जो भी हमने मॉक्स दिए थे हम सेम मॉक्स देते थे। उन मॉक्स में हमारा जो स्कोर आया, जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए, हम उन सबको डिस्कस करते थे कहाँ पर हमारी गलती हो रही है। और मतलब एक ऐसा अगर आपका फ्रेंड होता है ना जो आपके जैसी ही तैयारी कर रहा है, तो उससे जब आप बात करते हो तो जो आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, वो क्लियर हो सकते हैं अच्छे से। तो उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी। और एसएससी कम्युनिटी इतनी हेल्पफुल है ना कि आप टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बड़े भैया आपके बन जाते हैं जो आपको बताते रहते हैं, आपका उनसे टच बन जाता है। तो ओवरऑल गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से मिलती रहती है, और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, उनको पता होता है कि स्टूडेंट किस तरीके से किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी प्रिपरेशन में कैसी प्रॉब्लम को फेस करेगा और कैसी एडवाइस मैं उसको दूँ। जैसे भूतेश सर है, मैंने उनसे भी काफ़ी जो है क्लासेस ली थी। जैसे मेंस के टाइम पे मैंने उनका बैच परचेज किया था, जो रिवीजन बैच उनका आता है। तो उस टाइम पे जो हर क्लास से पहले भूतेश सर जो एक 5 10 मिनट की जो बताते हैं ना कि आप अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो अभी इस पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है, या इससे कैसे टैकल करना है, तो वो एडवाइस होती है, वो बड़े भैया टाइप की एडवाइस होती है, वो बहुत ज़्यादा काम आती है। ओके, अभी इस बीच ना एक डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जैसे आप डीयू से पढ़े हो तो आपका यहाँ पे सर्कल भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, फ्रेंडशिप ज़्यादा हो जी सर। जाती है, राइट। फिर जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हो तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है कि कुछ आपके फ्रेंड पार्टी कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, राइट। आपका सोशल मीडिया का भी एक डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा, वेब सीरीज मूवीज, ये सारी चीज़ें कैसे इनको आपने टैकल करा कि भाई नहीं अभी मुझे 8 घंटे पढ़ना है अपना, उसके बाद ये सारी चीज़ें करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में फंसे हुए होते हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं कर पा मतलब रख पाते अपनी तैयारी में। आपको पता ही है कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा खेल है, जी सर। तो कैसे कैसे करा?
सर जैसे ही आप अपना स्कूलिंग पास करके आप ग्रेजुएशन करने आते हो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो उस जब आप स्टार्ट करते हो तब तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें रहती हैं कि मुझे पार्टी करनी है, एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। लेकिन धीरे धीरे जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इस तरीके से आपका चेंज होता जाता है कि वही लोग आपके चारों तरफ आसपास सराउंड हो रहते हैं, जाते हैं हाँ। जो लाइक माइंडेड होते हैं, जो आप करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग वो होते हैं। और मेरे तो जो फ्रेंड्स थे वो भी स्कूल से ही मेरे साथ कॉलेज में आए थे, तो सारे ही कि कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो सारे ही पढ़ने वाले ही दोस्त थे। और फिर जब कोचिंग में भी मैं गया तो वहाँ पर भी मैंने सिलेक्टिवली उन्हीं दोस्तों से बातें करी थी, उन्हीं को दो अपना दोस्त बनाया था जो बिल्कुल डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते थे, कोई आलतू फालतू की बातें नहीं करते थे। हाँ, थोड़ी बहुत आप थोड़ी बहुत आपको रिलैक्स करने के लिए भी कभी चाय पी लिया, कभी कुछ हाँ। बाहर घूम लिया, तो वो भी ज़रूरी होता है माइंड को एकदम रिलैक्स करने के लिए, तो वो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। पर फ्रेंड सर्कल आपको मेक श्योर करना है कि अगर ऐसा कोई फ्रेंड भी है आपके पास जो अब इतना सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, तो उनको आपको फिल्टर आउट करते रहना होगा। ओके, चलिए अभी ना हम स्ट्रेटजी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 2026 का 26 वाला एग्जाम भी अभी शेड्यूल हो गया है, 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में बताओ आप, कैसे मैथ से हम स्टार्ट करते हैं कि मैथ में आपको डर भी लगता था, है ना, और बेसिक भी आपके मैथ के हिल गए थे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था बहुत सालों तक। जी सर। ओके, तो मैथ कैसे करा बिल्कुल जीरो से और सिलेक्शन तक, पूरा उसका बताओ आप। जी सर। तो देखो, कोई मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सबसे पहले ना कुछ 3-4 स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू आपको गुजरना हो चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको चूज़ करना है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है या ऑफलाइन कोचिंग करनी है। हाँ। ठीक है, अगर आप मैं 80% केसेस में कहूँगा कि आपको ऑनलाइन स्टडी की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी ही है कि आप ऑनलाइन नहीं जा सकते, तो आप ऑफलाइन चले जा सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन ही जाइए। जब आप फिर उसके बाद स्टेप आता है कि आपको टीचर चूज़ करना होता है। तो टीचर आप चूज़ कैसे करें? आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर आपको इतना तो आइडिया उस टाइम तक हो जाता है कि कौन से टीचर फेमस हैं, कौन से टीचर से ज़्यादातर लोग पढ़ना पसंद करते हैं। उन टीचर्स के बारे में आप जानिए ऑनलाइन। आप कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज चैप्टर उठा लिया, उसकी 2-2 क्लासेस आप हर टीचर से पढ़ लीजिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टीचर मुझसे क्लिक कर रहा है, क्योंकि टीचर सारे ही अच्छे होते हैं। किसके साथ ट्यूनिंग आपकी हाँ हो हाँ, रही है? क्योंकि टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, सबके स्टूडेंट्स हर साल सेलेक्ट होते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि आपकी किससे ट्यूनिंग मैच होती है। ठीक है, तो आपको वो टीचर जब आपने चूज़ कर लिया, फिर आपको सिलेबस कंप्लीट होने तक उस टीचर पे पूरा भरोसा करके रखना है। बीच में आपके माइंड में ऐसी थॉट्स आएंगे कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं टीचर स्विच कर लेता हूँ, बट उन थॉट्स को अवॉइड करके अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपका सिलेबस का समझ आ रहा है, तो आपको उसी टीचर के साथ स्टिक रहना है। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी जो भी कमियां रहेंगी उनको आप दूसरे टीचर से 1-2 वीडियो देख करके दूर कर सकते हैं। लेकिन बीच में आपको भटकना नहीं है, एक ही टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और साइड बाय साइड आपको रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है, और रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो उस टाइम पे आप सीधा भागेंगे मॉक्स की तरफ। और जब आप मॉक्स में आपका स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपने रिवाइज तो किया नहीं है, बस सिलेबस कंप्लीट किया है, जब आपको मॉक्स में स्कोर नहीं आएगा तो आपको डाउट होगा कि अब तक मैं जिससे पढ़ता हुआ आया हूँ शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं है। और फिर मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग दोबारा सिलेबस कंप्लीट करने लग जाते हैं किसी और टीचर से, इसलिए उनका सिलेबस ही 2-3 साल तक कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो सिलेबस कंप्लीट होते ही आपको प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस करना है, और मॉक्स तो साइड बाय साइड आपको देते ही रहना है, लेकिन मॉक्स के स्कोर को आपको नहीं देखना, परसेंटाइल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई? डेली आप 2 क्लास कंप्लीट करते थे, 3 क्लास करते थे, उनके नोट्स भी बनाते थे, या फिर उनका सीट और वो आपने पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवाया, कैसे करा वो सब? सर, जब मैं घर आ गया था और मैंने ऑनलाइन कोचिंग अपनी चालू करी थी, तो मैं स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा करता था, मैथ्स हो गया एंड इंग्लिश हो गया, क्योंकि मैथ्स में मुझे कमी लगती थी अपनी। मैथ्स एक भारी सब्जेक्ट मुझे लगता था और इंग्लिश मेरी ठीक थी, तो इंग्लिश को मैं एज अ लाइट सब्जेक्ट रखता था साथ में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक टाइम पे या तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट और मैक्स टू मैक्स 3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलें, सारे सब्जेक्ट एक साथ मत लीजिए। तो जब मैं प्रिपरेशन में अपनी इस तरीके से आगे बढ़ रहा था कि मैं 2-2 3-3 सब्जेक्ट एक साथ कर रहा था, तो मैं क्या करता था कि डेली का, जैसे मैथ्स में मैं ट्राई करता था कि मैं 3 क्लासेस मैथ्स में लूँ। ठीक है, एंड 3 क्लासेस को मैं ट्राई करता था कि 1.5 से 1.75x स्पीड पे मैं उनको देखूँ, ताकि जल्दी जल्दी खत्म करूँ और बाकी सब्जेक्ट के लिए मेरा टाइम निकल कर गया है। और क्लास देखते देखते ही मैं उनके नोट्स बनाता था, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि अपने नोट्स आई थिंक सबसे बेस्ट होते हैं। आपको कहीं से कोई नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है या आप नोट्स बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप उसी टीचर के नोट्स ले सकते हैं। आई थिंक अभी हर टीचर के नोट्स अवेलेबल होते हैं, वरना सबसे बेस्ट है कि आप अपने नोट्स बनाइए।
तो आप डेली नोट्स बनाते जाइए अपने, और सुबह आप क्लास देखिए, उसके नोट्स बनाइए, और शाम को इन नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए। डेली का इतना ही काम होता है, डेली इतना ही काम आपको करना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। नोट्स कैसे बनाते थे? बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि बुक से मोटे उनके नोट्स हो जाते हैं, क्योंकि जी एक एक सर। बात लिखना, उसमें क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन, वो सब कैसे करते थे? सारे क्वेश्चन नोट करते थे, कैसे करते थे? सर देखिए, जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो टाइप वाइज कोई भी टीचर होगा वो टाइप वाइज आपको कराएगा। हाँ। तो एक टाइप के मान लीजिए वो 8 क्वेश्चन कराता है, तो आपको आठों के आठों नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि उनमें से कौन से ऐसे 2-3 क्वेश्चन है कि वो 2-3 अगर मैं नोट कर लूँ और उनको अगर मैं बाद में रिवाइज करूँ, तो जो 8 का जो मटेरियल है वो मुझे उन 2 में ही मिल जाए, वो सारा सम अप हो जाए उन 2 क्वेश्चंस में। तो वो 2 क्वेश्चंस ही आपको नोट करने हैं, लेकिन बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो जब टीचर सॉल्व कर रहा है तो उनके साथ आपको सॉल्व करके देखना है। तो इतना आपको करना है कि 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको हर टाइप के लिखते हुए आना है। तो आपके आई थिंक एक चैप्टर के, अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसके 40-50 क्वेश्चन के आपके नोट्स बन जाएंगे, और छोटा चैप्टर है तो 20-25 क्वेश्चन के आपके नोट्स बन जाएंगे उनके। इतना ही आपको करना है नोट्स के लिए। पूरा मैथ का आपका कितने पेजेस में नोट्स हो गए होंगे? मेरा एक छोटा, मतलब इतना पतला रजिस्टर है, वो अर्थमेटिक और एडवांस का दोनों मेरे इतना। उसमें सारा कुछ आ गया? जी सर। तो फिर काफी इजी हो जाता होगा रिवीजन करना। बिल्कुल सर। आपको मतलब एक एक चीज़ में ये भी लिखता था कि अगर कोई चीज़ है वो मुझे समझ नहीं आई है, तो उसको मतलब एक एक पैराग्राफ में उसके बारे में लिखता था अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, कि अगर इसको मैं बाद में पढूं तो ये मुझे एकदम स्मूथली समझ में आ जाए। तो ये सब आपको करना होता है। आपको अच्छे से टाइप वाइज मेंशन करके करना होता है कि ये टाइप है तो इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस तरीके से जब आप शांति से, धैर्य के साथ अपने नोट्स बनाएंगे, तो बाद में जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। अभी क्या बच्चों के साथ, जैसे इनका बेसिक बहुत मतलब ठीक नहीं होता मैथ में, तो बहुत डर जाते, कोई भी जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो समझ में नहीं आया उनको, फिर वो डर जाते हैं, अरे इनसे समझ में नहीं आ रहा मुझे, अब आगे मैं दूसरे टीचर से पढ़ूं, फिर कहाँ से समझूं, क्या करूं, और उनके आसपास कोई ऐसा भी नहीं जो उनको समझा दे बैठा के। तब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके साथ भी हुआ, ऐसा कोई चैप्टर कि इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यार समझ रहे हो तो भूल जाते हो बार बार, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन, जब आप दूसरे PYQ लगा रहे हो तो वो सॉल्व नहीं हो रहे, फिर ऐसी कंडीशन में क्या करते थे आप? अपने AI, ChatGPT, इन सब का, गूगल का भी यूज़ करा? जी सर, मैं क्या करता था ना, जैसे कोई चैप्टर है, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री है, तो उसमें आपको याद काफ़ी चीज़ें रखनी होती हैं। तो आपने जैसे एक टीचर से ज्योमेट्री पढ़ा, उसके बाद आप भागते हो PYQ सॉल्व करने के लिए, तो आपके PYQs आपसे बनते नहीं है पहली पहली बार में, क्योंकि जैसे अगर 100 क्वेश्चन है तो आपसे 20-30 क्वेश्चन ही उस टाइम पर बनेंगे। ठीक है। तो उस टाइम पे हमें लगता है कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। आपने उस टाइम तक रिवीजन ही नहीं करी है। ठीक है। तो आप एक बार ना, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस पे थोड़ा कम फोकस करना है। आपको फोकस करना है कि अगर क्वेश्चन अभी मेरे नहीं भी बन रहे हैं ना, तो ये नॉर्मल है, ये कोई मतलब अजीब चीज़ नहीं है। अभी मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन जब मैं 1-2 बार कर लूंगा तो धीरे धीरे जो क्वेश्चन हैं वो मेरे बनने लगेंगे। ठीक है। तो आपको डरना नहीं है उस चीज़ से कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शायद मेरे ही नहीं बन रहे हैं, या मेरे टीचर में कोई कमी है, मेरी तैयारी में कोई कमी है। ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, हर किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं। ओके। अभी ना जैसे 3-4 सब्जेक्ट की जैसे आपने बात करी, तो इसमें अभी कंप्यूटर भी है, जैसे मेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, जी सर। तो 4-5 सब्जेक्ट हो गए ओवरऑल। तो कैसे मैनेज करे? एक बिगिनर बच्चा वो तैयारी में आया है, तो पहले 2 सब्जेक्ट लेके चले, जैसे आपने आपने करा था, जी सर। मैथ, इंग्लिश, या फिर वो सारे सब्जेक्ट को टच करता रहे, 1-1 घंटे सबको पढ़े? कैसे पूरा मैनेज करे? रूटीन कैसे बनाए वो पूरा दिन का? देखिए, 2 फेजेस होते हैं, एक होता है सिलेबस कंप्लीशन, उसके बाद होता है रिवीजन। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तब तक आप 2 से 3 सब्जेक्ट को ही लेकर के चलिए। जब आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं। उसका आप टाइम डिवाइड कर लीजिए कि जो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैथ्स मेरा वीक था, तो मैथ्स को लगभग 5 से 6 घंटे में मैथ्स पढ़ता था डेली। और जैसे इंग्लिश है तो काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता था कि 1-1 2-2 महीने तक मैं इंग्लिश को बिल्कुल स्किप ही कर रखा है, क्योंकि आई थिंक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी लेस मेंटेनेंस आपसे मांगता है। क्योंकि अगर आपका इंग्लिश वीक है और आपने उसको एक बार अच्छे से इंप्रूव कर लिया, तो उसके बाद उस पर ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसका स्कोर आपका स्टेबल रहेगा। ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवाइड करना होगा डेली, कि अगर मैथ्स मेरा वीक है तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम दूँ, इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम दूँ, या जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम टाइम दूँ। तो इस तरीके से आपको लेकर के चलना होता है। ओके। ओवरऑल कितने आवर्स आपकी स्टडी एक दिन में होती थी? मतलब घंटों के हिसाब से करते थे, या फिर जब तक टारगेट मैंने जो बनाया वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक पढ़ेंगे, ऐसा कुछ? सर एक चीज़ जो मैं शायद सबसे अलग मेरी सोच है उस बारे में, कि टारगेट्स जो आपको बनाने चाहिए ना, सब कहते हैं कि आप उतने टारगेट्स बनाओ जितने अचीवेबल हों। मैं ट्राई करता था कि मैं डेली उतने टारगेट बनाऊं जो मैं अचीव कर ही ना पाऊँ। लाइक मैं अगर 8-10 घंटे पढ़ने की मेरी एबिलिटी है, तो मैं 12 से 14 घंटे का टारगेट डेली बनाता था। उसमें मेरा ये रहता था कि अगर मैं 8 घंटे मुझको पढ़ना है और मैं टारगेट ही 8 घंटे का बना लूँगा, तो हो सकता है मैं उसको अचीव ना कर पाऊँ। कभी मैं 7 पढ़ूँ, कभी मैं 6 घंटे पढ़ूँ। लेकिन अगर मेरा 12-14 घंटे का टारगेट है, तो उसको मैं अचीव करूँगा, पूरी डेडिकेशन से अचीव करने का ट्राई करूँगा। लेकिन अगर मैं उसको अचीव ना भी कर पाऊँ, तो एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तो मैं पढ़ ही पाऊँगा, अगर मैं 14 घंटे ना पढ़ अगर पाऊँ। 80% भी कर दिए तब भी जी ये है सर। कि भाई जितना हाँ। पढ़ना था उतना पढ़ जितना ले। एक्चुअल टारगेट था वो तो अचीव हो ही जाएगा एटलीस्ट। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। और
धीरे धीरे करके ना आपका जो एक्चुअल टारगेट था आप उससे ज़्यादा ही डेली करने लगोगे। आपका जितना आपको लगता था कि ये तो मैं अचीव कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो मैंने जानबूझ के ज़्यादा लिया है, उसको भी आप अचीव करने लग जाओगे। लाइक ऐसे मतलब 4-5 महीने ऐसे थे जब मैं 12-12 घंटे डेली पढ़ रहा था आराम से, कोई बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दिक्कत के, आराम से 12-12 घंटे डेली पढ़ रहा था मैं। और बाकी चीज़ कैसे मैनेज करते हैं, जैसे अभी हेल्थ पे भी ध्यान देना है और भी सारी चीज़ें, फैमिली का भी कुछ काम आ गया है, फिर से आप चीज़ें। जी सर हेल्थ वगैरह तो काफ़ी टाइम तक इग्नोर हो जाती है, ना चाहते हुए भी। बट यही है कि फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहता है। मतलब जैसे अगर मैं पढ़ रहा होता था तो फैमिली कभी ये नहीं कहती थी कि ये काम कर ले, वो काम कर ले। मतलब मुझे मम्मी पानी भी टेबल पे ला करके देती थी कि तू मत उठ, मैं तुझको पानी ला करके दे दूंगी, तू बस पढ़ाई में ध्यान रख। तो इतना ज़्यादा फैमिली ने सपोर्ट किया है। लाइब्रेरी ज्वाइन करा आपने नहीं, घर से ही सारा? मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं डिस्टर्ब करने वाला। मेरा एक रूम होता था, उसमें मेरी टेबल होती थी, वहीं पे मैं डेली मतलब पूरे दिन रहता था, वहीं पे पढ़ता था, वहीं पे सो जाता था अपने रूम में। ओके, कैसा कैसा बनाया था आपने स्टडी टेबल के? आपके सामने वॉल पे कुछ कोट्स भी थे, कुछ जैसे स्क्वायर रूट ये सब तो लगाती हैं, जी सर। कोट्स हो या फिर बहुत से फर्स्ट रैंक का वो लगा देते हैं, कुछ यूनिफॉर्म का लगा देते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर, क्या ऐसा कुछ आपने कर रखा था? नहीं सर, ऐसा कोई कोट्स वगैरह या पोस्टर वगैरह तो मैंने नहीं लगाए थे। लेकिन हाँ, जो फॉर्मूलेज, एक तो मेरी कैलकुलेशन की शीट लगी रहती थी वहाँ पर, तो उसमें आपके टेबल्स हो गई, स्क्वायर रूट्स हो गए, क्यूब रूट्स हो गए, या फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन करने वाले सारे मेन होते हैं, वो मैंने लिख करके रखे थे। डेली सुबह उठ के मैं उनको देखता था। बाकी जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इनके जो मेन फॉर्मूला होते हैं वो मैंने लिखे हुए थे, क्योंकि एडवांस मैथ्स में मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो उसको मैं डेली सुबह उठ के रिवाइज करता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने पेस्ट करके रखी हुई थी। इससे हेल्प हो जाती है भाई, डेली जी सर। नज़र जाके आपकी जी पड़ सर। रही है। और एक छोटा सा प्लांट भी मैंने अपनी टेबल पे रखा हुआ था, उससे थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती रहती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा छोटा सा प्लांट, नेचुरल प्लांट आप अपनी टेबल पे रखिए, उससे अच्छा रहता है। ओके, अभी इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे इंग्लिश के आपने, और मतलब थोड़ा ऐसे बताना फेज वाइज, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आपका ग्रामर और ये सब कैसे पूरा करके आपने करा, वोकैब? देखिए, जब भी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है ना, तो आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपका एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के रहता है कि अगर बाकी किसी में दिक्कत भी है तो वो आपको संभाल लेगा। मेरे केस में वो सब्जेक्ट इंग्लिश थी कि अगर मैथ्स में मेरी प्रॉब्लम होती हुई थी तो मैं इतना उदास नहीं होता था, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे पता है मुझे संभाल लेता। तो इंग्लिश के लिए देखिए, आज के टाइम भी ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि ग्रामर पढ़ने से ही सब कुछ हो जाएगा, जो कि पहले के कुछ सालों में शायद रेलेवेंट था ये चीज़, लेकिन अब आई थिंक वो रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि अब जिस तरीके से अब एडुकेटी भी आ गई है, जिस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछती है, जिस तरीके से इंग्लिश का वो पेपर बनाती है, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की। ठीक है, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, आपको डेली रीडिंग करनी ही करनी है। मतलब आधे घंटे आपको रीडिंग करनी है। आप एक बारी को वोकैब ना पढ़ो तो चल जाएगा, लेकिन आपको डेली रीडिंग करनी ही करनी है। कहाँ से रीडिंग करें, न्यूज़पेपर या फिर कोई भी? जहाँ से भी आपका मन करे। देखिए, यूपीएससी तो है नहीं कि जहाँ पे आपको हिंदू नहीं पढ़ेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। आप जो पढ़ें, आपको जो आपका मन है वो पढ़ लीजिए। लाइक मैंने ट्राई किया था कि मैं न्यूज़पेपर पढूं। मैंने इंडियन एक्सप्रेस उठाया था, मैंने 15-20 दिन पढ़ा था, उसके बाद मुझसे वो आदत छूट गई थी। तो फिर मैंने नॉवेल्स उठानी चालू करी, जो कि मैं प्रिपरेशन से पहले भी पढ़ चुका था काफ़ी सारे कुछ novels। इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे हाँ, तो जिसमें भी आपका मन करे। अगर आपको ये है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, उससे मेरी जीएस भी इंप्रूव हो जाएगी, वो भी पढ़ लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से इंग्लिश मिले आप वहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश के एसएससी के एग्जाम्स में, वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है कि आपको कुछ अलग ही नेक्स्ट मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो भी बेसिक्स इंग्लिश आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग लगे वो आप पढ़ लीजिए। तो ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए हो गया। जहाँ तक बात है वोकैब की, तो वोकैब के लिए आई थिंक जो सबसे ज़्यादा सोर्स लोग यूज़ करते हैं वो ब्लैक बुक ही है। तो मैंने भी ब्लैक बुक को ही यूज़ किया था। उसके जो सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए एंड इडियम्स हो गए, ये 3 चीज़ें मैंने वहाँ से करी है। जो जितने भी उसमें दिए होते थे, हर एक वर्ड की लाइक मतलब अगर उसमें 80-90% वर्ड की मैंने निमोनिक्स बना रखे थे, मैं निमोनिक्स से याद करता था। सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई रूट वर्ड से याद करता है, कोई निमोनिक्स से याद करता है। मैं निमोनिक्स बना करके याद करता था। पूरी की पूरी बुक मेरी ऐसे पेंसिल से भरी हुई है अभी भी। तो ऐसे मैं याद करता था डेली। आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था तो 30-40 वर्ड से मैं स्टार्ट करता था, उसके बाद 50 हुए, उसके बाद 100 हुए। मतलब एक टाइम ऐसा आया था मैं 300, 400 वर्ड डेली के रिवाइज करता था ब्लैक बुक से। तो मेरी एक वीक के अंदर मेरी सारी वोकैब, पूरी बुक रिवाइज मेरी हो जाती थी ब्लैक बुक। तो ऐसे करके मैं करता था। लेकिन अभी जैसे सीजीएल 2026 पास आ रहा है और किसी ने अभी तक वोकैब बिल्कुल भी नहीं करी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 1.5 से 2 साल की आप वोकैब कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर पूछी गई है। तो 80-90% चांस है कि आपका उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है, वरना करना तो आपको बहुत सारे ही है। मतलब वोकैब में आपको काफ़ी वोकैब याद करनी होती है, तब जा करके आप श्योर हो सकते हो कि हाँ, जो भी वोकैब आएगी मैं उसको कर लूँगा। बेशक डायरेक्ट ना कर पाऊँ, पर ऑप्शन एलिमिनेट कर करके मैं उसको कर लूँगा।
ग्रामर पार्ट कैसे करा कवर? ग्रामर के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने अमन वशिष्ठ सर को फॉलो किया था, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मुझे पेड बैच लेने की ज़रूरत है। तो पहले मैंने सोचा कि अगर ज़रूरत होगी भी तो मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगा, पहले मैं किसी फ्री कंटेंट की तरफ चाहता हूँ। तो मैंने अमन वशिष्ठ सर की जो प्लेलिस्ट है काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे लोगों ने उससे अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। सफिशिएंट हो? बिल्कुल सफिशिएंट है। हर एक चैप्टर के आपको थ्योरी भी उसमें मिल जाएगी और प्रैक्टिस भी सर साइड बाय साइड करके चलते हैं। और हर एक सेंटेंस को सर वैसे डिवाइड करके चलते हैं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इसका इससे ये रिलेशन है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो वो प्लेलिस्ट मैंने पूरी फॉलो करी थी और उसके बहुत ही मिनिमल से नोट्स मैंने अपने बना करके रखे थे हर एक चैप्टर के। तो ये सब मैंने किया था। और एग्जाम से पहले मतलब इतने सारे नोट्स रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब एग्जाम से 2-3 महीने पहले तक तो आप सारे नोट्स उनको रिवाइज कीजिए, लेकिन जब 1-2 महीने बचे तो उस टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत होती है। तो उसके लिए मैंने निमिषा बंसल मैम की जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आते हैं उनको मैंने रिवाइज किया था। उनकी पीडीएफ मुझे टेलीग्राम पे मिल गई थी, तो उनको मैंने रिवाइज किया था। वो 120 रूल्स भी मोर देन इनफ होते हैं आपके किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ग्रामर के ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। वही 15-20 रूल्स होते हैं जिनके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके उससे कवर हो जाएंगे। ओके, अभी जीके जीएस के बारे में और फटाफट बता दो, कैसे कैसे करा आपने? और जीके जीएस में आई थिंक आप पहले से मतलब मजा आता होगा आपको पढ़ने में, जैसे आर्ट बैकग्राउंड से हो आप, है ना? आप यूपीएससी का भी सोच रहे थे तो इंटरेस्ट हो गई, कैसे करा आपने? सर जीके जीएस में पहले प्रिपरेशन से पहले तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि ठीक है कर लेंगे, जीके जीएस तो कर ही लेंगे। बट वहाँ पे फिर जो साइंस वाला पोर्शन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसमें डर था कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि इससे भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए भी। पर फिर जैसे जैसे प्रिपरेशन करी तो पता चला कि अच्छा इसका तो वेटेज ही वैसे भी कम है, इतना आता ही नहीं है ये। तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने परमार सर से स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब पर परमार सर इतने फेमस नहीं थे। तो उसके बाद ही वो फेमस होना चालू हुए थे। तो तब मैंने सर की जो एफआरबी सीरीज़ थी, जो अभी तो उसका 2.0 वर्जन आ गया है, जो पहला वर्जन था वो मैंने उससे सारे कंप्लीट किए थे। और उससे मैं अपने ही नोट्स बनाता जाता था, जो सर बोलते थे उसी के मैं नोट्स बनाता था। और सर के जो माइंड मैप्स होते हैं उनके भी मैंने प्रिंट आउट निकाल करके रखे हुए थे, कुछ ऐड करना होता तो उसमें मैं कर लेता था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बुक्स निकाल दी हैं, फैटमैन, अब तो उसका सेकंड वर्जन भी आ चुका है। तो फैटमैन मैंने ले ली थी और पूरी फैटमैन को मैंने भर दिया था अपने नोट से। मतलब जहाँ भी मुझे लगता था कि शायद सर ने ये चीज़ कवर नहीं करी है और मुझे कहीं और से वो चीज़ पता लगती थी, तो वह उसी में ऐड कर देता था। और डेली में मेरा ये गोल होता था कि मैंने कोई सब्जेक्ट उठाया, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी मैंने उठाया, तो उसके 2 से 3 टॉपिक मुझे डेली करने हैं। पहले मैं टॉपिक को पढ़ूंगा, उसके बाद उसी टॉपिक के जितने क्वेश्चन मुझे जहाँ से भी मिल सकते हैं, रेफर करता था कि मैं PYQs ही हूँ वो मैं प्रैक्टिस करता था। मैंने पिनेकल की बुक ले रखी थी जीके की, वहाँ से मैं सारे उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। और उनमें से जो ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो फैटमैन में नहीं आया, जो मैंने पहली बार देखे हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर के मैं टेलीग्राम पे मैंने सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बना रखे थे, उनमें मैं ऐड कर देता था। तो अगली बार जब मैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करूंगा तो उन क्वेश्चन को सबसे पहले रिवाइज करूंगा जो मेरे नोट्स में नहीं थे। तो इस तरीके से मैंने GS को कवर किया था। ओके, अभी ना मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा और बताओ, क्योंकि मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है एसएससी में, राइट? तो कब से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना चाहिए और क्या बेस्ट वे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाए मॉक टेस्ट से? जी सर मॉक टेस्ट का जो लोग कहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट तब तक नहीं लगाना चाहिए तब तक आपका 50% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए या 70% ना हो जाए, तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। आई थिंक पहले दिन से ही आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। बट आपकी माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि जब आप शुरुआती डेज में मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। आपका एम ये होना चाहिए कि जितना मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसका एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। और अगर वो गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है, क्या वो बहुत ही ऐसा एब्सर्ड सा क्वेश्चन है कि जो मतलब गलत होगा ही होगा, किसी से भी नहीं बनेगा, है ना? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मॉक्स में आजकल। अगर वैसा क्वेश्चन है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है फिर भी आपका गलत हो रहा है, तो आपको उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करने की नीड है। ये इतना ही आपको करना है शुरुआती डेज में। और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा फिर धीरे धीरे आपको स्कोर की तरफ ध्यान देना है कि पहले आपका स्कोर आई थिंक 70-80 से स्टार्ट होगा, फिर 100 क्रॉस करेगा, फिर 120-125 पे आपका एक ऐसा बैरियर आता है कि वहाँ पे आपका स्कोर स्टक हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको घबराना नहीं है। उसका मतलब है कि आपको 1-2 राउंड ऑफ रिवीजन और लगेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस और लगेगी उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो आपका फिर सीधा जंप करेगा स्कोर 150 के अराउंड। ठीक है, और 150 एक ऐसा सेफ स्कोर है मॉक्स, अगर आपका मॉक टेस्ट में आ रहा है तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि आपका कोई भी प्रीलिम्स होगा या मेंस होगा आप उसको क्लियर कर जाओगे। कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे आपने पूरा प्रिपरेशन? मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए थे। आई थिंक
200 के करीब मॉक टेस्ट मैंने प्रीलिम्स के लगाए होंगे एंड 100+ मैंने मेंस के मॉक टेस्ट लगाए होंगे। फुल लेंथ लगाना चाहिए फिर सेक्शनल कैसे? वो डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे आई थिंक लोग इंग्लिश के भी और रीजनिंग के भी सेक्शनल लगाते हैं, आई थिंक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और अब तो सेक्शनल टाइमर भी आ गया तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो आई थिंक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको आप सेक्शनल लगा करके क्या करोगे, उसमें आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। लाइक इंग्लिश में 20-21 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, तो उसमें आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो सेक्शनल लगा करके, जिनमें आपकी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एरर में आपके प्रॉब्लम होती है तो उससे क्वेश्चन आप अलग से किसी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में आपको सेक्शनल जरूर लगाने चाहिए उससे, और अब तो बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए क्योंकि अब 15 मिनट का जो सेक्शनल टाइमर आ गया है। तो सबसे ज़्यादा मतलब मैटर ये नहीं करता कि आपकी नॉलेज कितनी है, मैटर ये करता है कि आप 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही सिखा पाएगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट। आप उसमें सबसे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, मतलब जितना इंपॉर्टेंट अब आपके लिए रिवीजन है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट है। ओके अभी जैसे टाइमर की जो आप बात कर रहे हो 15 मिनट वाला जो बैरियर आ गया, जी तो अभी इस पे क्या थॉट है आपका? मतलब बहुत सारे बच्चे डर भी गए हैं, क्या लगता है आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे सेक्शनल टाइमिंग की वजह से? कट ऑफ कम जाएगा, पर बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, क्या लगता है आपको? जी सर जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा एसएससी के ट्रेंड को अगर फॉलो करें तो जिस बार भी उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है अपने पैटर्न में, तो उस साल एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट की तरफ ही आया है। तो आई थिंक जो लोग घबरा रहे हैं उनको घबराने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, और जिनकी जैसे मैथ्स वीक है वो ज़्यादा घबरा रहे हैं लोग कि मैं 15 मिनट में कैसे कर पाऊंगा, तो आप ये बात सोचिए कि जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है तो वो भी अब पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पूरा बेनिफिट उनके पास भी नहीं है, आपके लिए भी इसमें थोड़ा एडवांटेज है कि वो अगर इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आप भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने टाइम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे 15 मिनट है आपके पास, तो आपको सबसे पहले राउंड्स में मैथ्स को अटेम्प्ट करना है। तो पहले राउंड में आपको जो इजी क्वेश्चन है उनको निकाल करके रख लेना है। मतलब सिर्फ इजी क्वेश्चन होने चाहिए, लेंदी नहीं होने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि जो आपने पहले देखे नहीं है, मतलब आपको थोड़ी यूनिक क्वेश्चन लगे, उनको आपको अवॉइड करके चलना है। तो इजी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जो लेंदी है लेकिन ईजी है, मतलब टाइम उनमें आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप अगर उसको बनाना चालू करेंगे तो एट द एंड आप उसको बना लेंगे। तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बचा कुछ अगर आपके पास कोई टाइम बचे तो उसमें आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जो आप जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, सोचने के लिए आपको एक्स्ट्रा उनमें एफर्ट देना पड़ रहा है। ओके और फिर जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा, बिल्कुल राइट? सर। तो अभी मैक्सिमम प्रैक्टिस पर ध्यान दें और रिवीजन पर ध्यान दें क्योंकि टाइम भी ज़्यादा बचा नहीं अभी, राइट? ओके चलिए अभी इस पॉडकास्ट में लगभग हमने सारी बातें कर ही ली है। अगर तुम्हें लगता है कुछ ऐसा कि छूट रहा है कुछ, या फिर कुछ ऐसा और बताना चाहते हो, फिर लास्ट में आखिरी में क्या मैसेज होंगे आपका जो भी बच्चे आपको देख रहे होंगे? बस मैसेज यही है कि दो चीज़ें होती हैं, देखो, एक डिसिप्लिन होता है, एक मोटिवेशन होता है। ज़्यादातर लोग मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं, और मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही टेम्परेरी चीज़ है। वो आज नहीं तो कल आपकी ख़त्म हो ही जाएगी, फिर आपको कोई वीडियो देखनी पड़ेगी या कोई आपकी बेइज्जती करेगा, फिर आपको मोटिवेशन आएगी कि अभी तक एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला। तो मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो एवरग्रीन है। वो मतलब आप डिसिप्लिन एक ही चीज़ का मतलब है कि आपको डेली का काम डेली करना है तो करना है। आपको अच्छा लग रहा है, आपका मूड अच्छा है तो आपको काम करना है, मूड बुरा है तो भी वो काम करना है, दैट्स इट। तो मोटिवेशन के पीछे नहीं, डिसिप्लिन के पीछे भागिए, और डेली का काम सिर्फ डेली करना है। मतलब मेरी प्रिपरेशन के दौरान जब मुझे लगता था कि यार इतनी सारी भीड़ है तो इसमें से सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन कैसे होगा, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे सालों पहले से प्रैक्टिस मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका सिलेक्शन हुआ ना पहले मुझसे। तो फिर मैं यही सोचता था कि जो ये आज का दिन है, मुझे ये ट्राई करना है कि आज के दिन मेरे से ज़्यादा कोई एस्पिरेंट पढ़ ना पाए। अगर आज के दिन की कोई लिस्ट निकाले कि आज सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा है, तो उसमें मेरा नाम टॉप पे आना चाहिए। इतना तो मैं आज के आज कर सकता हूँ ना। तो मैं ये ट्राई करता था कि आज मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और ये जब आप एट द एंड अचीव करोगे ना, उसके बाद जो आपको सुकून की नींद आएगी वो आपको मोटिवेट करेगी कि यार मुझे कल फिर से ये चीज़ करनी है, कल मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ये जब एक एक करके आपके दिन ऐड होते जाएंगे ना, तो वही आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। राइट चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड जी थैंक सर। यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। वेलकम वेलकम। आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से भाई ने पूरा जर्नी आप सभी लोगों के साथ शेयर करा, सब कुछ बताया, छोटी से छोटी बात बड़ी से बड़ी, कि भाई कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी, सब कुछ। एंड में जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, कि आपको डिसिप्लिन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जब एक बार आपकी हैबिट बिल्ड हो जाती है तो वो बर्डन नहीं लगता आपके ऊपर कि 8 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं, 9 घंटे, वो आपकी हैबिट में आ ही जाता। आप हैबिचुअल हो जाते हो कि भाई मुझे पढ़ना ही है, नॉर्मल है आपके लिए। लेकिन जब आप
आप मोटिवेशन के पीछे इन सब के पीछे भागते हो तो वो एक बर्डन लगता है कि 8 घंटे पढ़ना, कैसे करूँगा 8 घंटे। फिर उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, आप इधर उधर से चीज़ें देख रहे होते हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको अडेप्ट करनी है वो चीज़ कि 8 घंटे मेरे लिए नॉर्मल है। जैसे कि टारगेट की बात बताया प्रतीक भाई ने कि इनका ऐसा रहता था कि मैक्सिमम टारगेट बनाते थे कि 14 घंटे मुझे पढ़ना है, राइट। तो अगर उसका 80% भी कंप्लीट कर लेते हैं तो भी उनकी जो जितनी पढ़ाई ये कर पाते उतनी कर ली है, लेकिन फिर भी मन में ऐसा रह गया कि यार मेरा 20% टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर नेक्स्ट डे और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो धीरे धीरे जब ये कर रहे होंगे तो वो मैक्सिमम जो टारगेट उन्होंने लगाया है, बनाया है, उसको भी अचीव करेंगे एक दिन, है ना। तो आप बस पढ़ाई करते रहो, मोटिवेशन से आप भरे रहो, पूरा डिसिप्लिन आप बना के रखो। जल्दी से जल्दी आप भी एसएससी फैक्ट्री पर आकर ऐसे ही सभी को अपनी जर्नी शेयर कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और आप सभी लोगों के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है फ्री मेंटरशिप का। तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पे जाके हमें मैसेज कर सकते हो। बाकी भाई का भी हमने चैनल वगैरह जो भी इन्होंने बनाया है, जब भी इनको टाइम मिलेगा वहाँ पे आपको गाइड करते रहेंगे कुछ कुछ वीडियोज़ के थ्रू।